आज की क्लास में बच्चों हम आपको कम्युनिटी या समुदाय के बारे में बताएंगे। बीए प्रथम सेमेस्टर का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समुदाय। तो आइए अब हम समझते हैं समुदाय के बारे में। समुदाय क्या है? समुदाय, या जिसे हम अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और म्यूनिस। कॉम का अर्थ होता है साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। इस प्रकार से समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह जो एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं और किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठे होते हैं। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन की विभिन्न गतिविधियाँ उसी समुदाय के अंदर ही पूरी होती हैं और उसी समुदाय के अंदर वे अपनी गतिविधियों को संपन्न करते हैं। इस दृष्टि से समुदाय क्या होता है? व्यापक होता है, और जो कि किसी विशेष व्यक्ति विशेष या समूह विशेष या वर्ग विशेष के लक्ष्य या हितों की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति जो है या समूह के जो सभी लोग हैं उनके लक्ष्यों की पूर्ति उस समूह के अंतर्गत होती है। ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं, और इसी कारण से मैकाइवर और पेज ने समुदाय को सामान्य जीवन का क्षेत्र कहा है। एक ऐसा क्षेत्र जहां व्यक्ति का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। अगर परिभाषा की बात करें तो दो परिभाषाएं से हम समुदाय को समझेंगे। मैकाइवर और पेज ने कहा कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ इस प्रकार से रहते हैं कि उनके किसी विशेष हित की पूर्ति उस समूह के अंदर नहीं होती है, बल्कि सामान्य जीवन में वे सभी भागीदार होते हैं, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। सामान्य जीवन में भागीदारी का मतलब हुआ कि प्रत्येक समूह के कुछ सामान्य रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, उत्सव, त्यौहार इत्यादि होते हैं, और समुदाय के सभी लोग उस रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा को फॉलो करते हैं, और जो उनका एक सामान्य उत्सव या त्यौहार होता है उसमें वे सभी एक साथ भागीदार होते हैं या एक साथ उसमें पार्टिसिपेशन उनका होता है, जिससे उनके जीवन में एकता उत्पन्न होती है। तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। उसी प्रकार से ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को हम समुदाय कहते हैं। सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन यानी सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं और जितनी गतिविधियां होती हैं, उसी समूह के अंतर्गत जो समूह के रहने वाले लोग होते हैं वो संपादित करते हैं, उसे हम समुदाय कहते हैं। अगर हम समुदाय के उदाहरण की बात करें तो एक नगर, गांव, कस्बा, ये सब समुदाय के उदाहरण हैं, जिसका एक निश्चित भूभाग होता है और उस निश्चित भूभाग के अंतर्गत व्यक्तियों का समूह रहता है, जिनमें हम की भावना या जिनमें सामुदायिक भावना होती है, और सामान्य जीवन उनका वहीं पे व्यतीत होता है, और व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं, व्यापक उद्देश्य यानी कि व्यक्ति की सामान्यतया जो सभी प्रकार की आवश्यकताएं उस समूह के अंतर्गत पूरी होती है, उसे हम समुदाय कहते हैं। अब इसकी विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे, जिसको समझ करके हम समुदाय को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो कि एक निश्चित भूभाग या निश्चित क्षेत्र में रहता है। उसके अलावा समुदाय के अंतर्गत जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के बीच में सामुदायिक भावना यानी हम की भावना होती है, वी फीलिंग होती है। समुदाय का विकास अपने आप होता है, यानी कि इसका विकास कोई जानबूझ करके नहीं करता है, अपने आप या स्वतः इसका विकास होता है। नियोजित प्रयास से समुदाय को
उत्पन्न नहीं किया जाता है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं जानबूझकर या नियोजित प्रयास से नहीं, बल्कि समय के साथ साथ धीरे धीरे इसका विकास होता है। जब कुछ लोग किसी स्थान विशेष पर रहने लगते हैं तो धीरे धीरे उनके बीच में हम की भावना उत्पन्न होती है और वे वहाँ रहने वाले सभी लोगों के समूह को अपना समूह समझने लगते हैं। तो इस भावना के विकसित होने की वजह से हम कह सकते हैं कि समुदाय का विकास धीरे धीरे स्वतः होता है, जानबूझ करके या कृत्रिम तरीके से इसका विकास नहीं किया जाता। उसके अलावा समुदाय में स्थायीपन होता है। जैसे कि कुछ समूह, जैसे कि भीड़ है, श्रोता समूह है या खानाबदोश समूह है, ये कुछ समय के लिए बनते हैं, लेकिन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो व्यक्ति जो कि लंबे समय से उसी समूह या समुदाय में रहते हैं, उसका अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है, यानी उसमें स्थायित्व होता है। समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। जैसे कोई एक गांव है, शहर है, कस्बा है, उसका अपना एक निश्चित नाम होता है, एक विशिष्ट नाम होता है। इसके अलावा समुदाय जो कि एक निश्चित भूभाग है जिसमें लोग रहते हैं, तो इस वजह से समुदाय हमारे लिए मूर्त होता है, यानी हम इसे देख सकते हैं। अन्य विशेषताओं में समुदाय का व्यापक उद्देश्य होता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, व्यापक उद्देश्य का मतलब जिस व्यक्तियों के जीवन की विभिन्न गतिविधियाँ उसी के अंतर्गत होती रहती हैं, और इस दृष्टि से समुदाय व्यापक उद्देश्य वाला होता है। यह किसी व्यक्ति विशेष, किसी समूह विशेष या वर्ग विशेष के हित या लक्ष्यों की इसमें पूर्ति नहीं होती, बल्कि समूह के सभी लोगों के हित या लक्ष्यों की पूर्ति होती है। उसके अलावा समुदाय में कुछ सामान्य रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, उत्सव, त्यौहार इत्यादि होते हैं और सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। त्यौहार में या उत्सव में सभी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसके वजह से समुदाय के लोगों के जीवन में एकता आती है और समुदाय में ही व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताएं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि सभी प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं और यही उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र होता है। समुदाय में सामान्य नियम व्यवस्था होती है। सामान्य नियम व्यवस्था जिसके माध्यम से लोगों के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है और लोग उसी नियम के अनुसार ही कार्य करते हैं और इस वजह से लोगों के व्यवहारों में हमें बहुत समानता भी देखने को मिलती है। समुदाय की एक अन्य विशेषता है आत्मनिर्भरता, यानी व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उस समुदाय के अंतर्गत पूरी होती है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन समुदाय की जो यह विशेषता है वो हम ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं या जो आदिम समुदाय हैं या जनजातीय समुदाय हैं या जो छोटे समुदाय हैं उनमें तो ये विशेषता पाई जाएगी, लेकिन वर्तमान समय में बड़े समुदाय में ये विशेषता नहीं होती। जैसे अगर समझ लीजिए, सोच लीजिए एक नगर है, कोई एक सिटी है, तो सिटी के लोगों की सारी आवश्यकताएं उसी सिटी में नहीं पूरी होती। कई बार हमें शिक्षा लेने के लिए अपने समुदाय को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, नौकरी के लिए दूसरी जगह जाना होता है या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम दूसरे समुदाय पर निर्भर रहते हैं या दूसरे समुदाय से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए समुदाय में आत्मनिर्भरता कुछ जो छोटे ग्रामीण जो समुदाय हैं या जनजातीय समुदाय हैं, आदिम समुदाय हैं या छोटे समुदाय हैं उनमें तो पाई जाएगी, लेकिन बड़े जटिल समुदायों में या नगरों में इस तरह की विशेषता नहीं मिलती है। इसके अलावा जो समुदाय की सदस्यता होती है वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदाय के लोगों के साथ संपर्क करता है और समुदाय के लोगों के साथ संपर्क करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अनिवार्य रूप से उस समुदाय से वह जुड़ा होता है, इसलिए इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है। अब एक टर्म आता है सीमावर्ती समुदाय। सीमावर्ती समुदाय क्या है?
ऐसे समुदाय जिसमें हमें समुदाय की सारी विशेषता नहीं मिलती है, बल्कि केवल समुदाय की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, कुछ नहीं पाई जाती हैं। ऐसे समूह जिसमें हमें समुदाय की कुछ विशेषता होगी, कुछ नहीं होगी, और इस वजह से उसके हमें समुदाय होने का भ्रम उत्पन्न होगा, तो ऐसे समुदाय को हम सीमावर्ती समुदाय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जाति या कास्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो जाति एक सीमावर्ती समुदाय है। क्यों? क्योंकि जाति में समुदाय की कुछ विशेषताओं का अभाव होता है। जैसे जाति का कोई एक निश्चित भूभाग नहीं होता, यानी एक मान लीजिए ब्राह्मण जाति है या क्षत्रिय जाति है, क्या सभी एक ही भूभाग में रहते हैं? नहीं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं। उसके अलावा इसमें सामान्यतया सामुदायिक भावना का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वे सभी अलग अलग जगहों पे रहते हैं। तो इसलिए जाति क्या है? एक सीमावर्ती समुदाय। उसी प्रकार से जेल या बंदीगृह, यह भी एक सीमावर्ती समुदाय है। जेल का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तो होता है, लेकिन क्या जेल के लोगों में सामुदायिक भावना पाई जाती है? नहीं, सामुदायिक भावना भी होगी भी तो थोड़ी मात्रा में होगी, लेकिन एक प्रगाढ़ घनिष्ठ संबंध जिसे कहते हैं वो इसमें नहीं पाया जाता। इस वजह से मैकाइवर और पेज ने जेल को सीमावर्ती समुदाय कहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जेल को हम समुदाय नहीं मान सकते हैं, तो उसके पीछे जो रीजन्स हैं कि जेल में हम के लोगों में हम की भावना नहीं पाई जाती है, जेल के सभी लोग सामान्य जीवन में भागीदार नहीं होते हैं, और जेल का विकास स्वतः नहीं होता बल्कि जानबूझकर किया जाता है। इस वजह से जेल को हम सीमावर्ती समुदाय कहते हैं। यानी समुदाय की कुछ विशेषता तो है, यानी इस व्यक्तियों का समूह है, जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र इसका अपना होता है, लेकिन कुछ विशेषताएं नहीं हैं, जैसे इसमें हम की भावना नहीं होती है, सामान्य जीवन के में सभी भागीदार नहीं होते। अब दूसरा अगला है एग्जाम्पल पड़ोस। क्या पड़ोस किस प्रकार का समुदाय है? यह भी एक सीमावर्ती समुदाय है। पहले अगर गाँवों में की बात करें, तो गाँवों में जो पड़ोस होता था वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह होता था, जिसमें हम की भावना होती थी, जिसमें सामान्य जीवन में सभी भागीदार होते थे। लेकिन आज के आधुनिक जटिल नगरीकृत समाज में पड़ोस जो है वो हम उसे समुदाय नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि पड़ोस जो है ऐसा है जिसमें हम की भावना बहुत कम पाई जाती है। अगर नगर की बात करें तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर कई बार ऐसा होता है कि बहुत आना जाना नहीं होता, उनका मिलना जुलना नहीं होता, उनमें उस तरीके से घनिष्ठता नहीं होती जैसे कि आदिम समाज के पड़ोस में या गाँवों में के पड़ोस में होती है। उसके अलावा पड़ोस का विकास स्वतः नहीं होता है, बल्कि जानबूझ करके होता है। अगर हमें जहाँ पे हमें अपना घर बनाना है, तो हम जिस जगह पे घर बनाना चाहते हैं उस हमारा स्वतः विकास नहीं होता, हम उसको बनाते हैं और बना करके रहते हैं। तो पड़ोस का विकास भी स्वतः नहीं होता है, और पड़ोस में नियमों की सामान्य व्यवस्था नहीं पाई जाती है, जो कि समुदाय की एक विशेषता हमने आपको बताया था, सामान्य नियम व्यवस्था। जबकि आज के जटिल नगरों में आप देखिए कि कई संस्कृति, कई कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, तो उनकी जो नियम व्यवस्था है वो कई बार अलग अलग होती है। कई धर्म के लोग भी एक साथ रह सकते हैं, तो नियम व्यवस्था भी सामान्य नहीं होती है। तो समुदाय की कुछ विशेषता होने की वजह से आज के आधुनिक जटिल नगरों के पड़ोस को हम सीमावर्ती समुदाय कहते हैं। तो आई होप बच्चों आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा समुदाय क्या है, समुदाय की विशेषताओं से हमने इसको समझाने का प्रयास किया, समुदाय के उदाहरण कुछ हमने आपको यहाँ डिस्कस किए, और सीमावर्ती समुदाय क्या है। थैंक यू।